हेलो स्टूडेंट्स, अथरी नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण के ऊपर। इससे पहले हम पोषण आपको बता चुके हैं। पोषण में आपने जाना था कि पोषण वह प्रकर्म है जिसमें भोज्य पदार्थों को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ऊर्जा उत्पादन इकाइयों में। ऊर्जा उत्पादन इकाई में बदल देते हैं, वो प्रकर्म पोषण कहलाता है। अब भोजन का स्वरूप कैसा है, उस आधार पर पोषण को हमने दो भागों में बांट दिया था मुख्य रूप से, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी में आपने देखा था कि वो जीव थे जो अपना भोजन सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेते हैं और उसे भोजन उत्पादन इकाई में अंततः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बदल देते हैं। इनमें पर्णहरित आवश्यक है और इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु हमने रखे थे और उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आपको समझा दिया था। अब कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपना भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। उनके भोजन का स्वरूप जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ है और उन्हें फिर ऊर्जा उत्पादन इकाई में बदलते हैं। जटिल को ऊर्जा उत्पादन इकाई में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कुछ एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो एंजाइम की सहायता से उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को वापस ऊर्जा उत्पादन इकाई में बदलने का कार्य करते हैं। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम विषमपोषी को आगे लेकर चलते हैं। अब विषमपोषी ने कहा, हमने बता दिया कि भाई भोजन का स्वरूप उनका जटिल है। अब भोजन का स्वरूप जटिल है, भोजन तो बाहरी वातावरण से उन्हें शरीर के भीतर लेना है। तो भोजन को शरीर के भीतर ग्रहण करने को, जिसे हम अंतःग्रहण कहते हैं, उसका तरीका क्या है, उसकी विधि क्या है, उस आधार पर भी विषमपोषी जीव कई श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। जो हीटरोट्रोप्स हैं उनकी भी कई टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप है जंतु समभोजी, होलोजोइक। क्या होते हैं जंतु समभोजी? जंतु समभोजी वे जीव हैं जो भोजन को बाहरी वातावरण से ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करके अपने शरीर के भीतर एंजाइमों की सहायता से उसे ऊर्जा उत्पादन इकाई में तोड़ते हैं। यानी कि बाहरी वातावरण से ठोस या तरल मात्रा में इनका भोजन हो जाएगा, ठोस या तरल, और शरीर के भीतर अंतःग्रहण करेंगे ये, और वहां पर एंजाइम की सहायता से उसे तोड़ेंगे किसमें? ऊर्जा उत्पादन इकाई में। शरीर के भीतर तोड़े। तो ऐसे सभी जीव जंतु समभोजी कहलाते हैं जो ठोस या तरल के रूप में बाहरी वातावरण से भोजन को अपने शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं और फिर उसे एंजाइम की सहायता से ऊर्जा उत्पादन इकाइयों में तोड़ देते हैं। ऊर्जा उत्पादन इकाई यानी जिससे हमारा शरीर ऊर्जा लेता है। और मुख्यतः मैंने बताया था क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, और मुख्यतः ग्लूकोज ही होता है। इसके उदाहरण क्या है भाई? होलोजोइक कैसे? अगर आप देखेंगे तो अधिकांश जंतु इसी प्रकार से भोजन लेते हैं। हम मनुष्य भी उसी श्रेणी में आता है। हमारा भोजन या तो ठोस होता है या तरल होता है और शरीर के भीतर हम उसे ग्रहण करते हैं और फिर हम सरल इकाइयों में उसे तोड़ते हैं। गाय, भैंस, शेर, चीता, ये सब इसी श्रेणी के जंतु हैं जिन्हें हम कहते हैं जंतु समभोजी या होलोजोइक। एक और श्रेणी है दूसरी जंतु की। वे क्या करते हैं कि भाई जो जंतु समभोजी हैं उनमें एंजाइम का कार्य भोजन पर शरीर के भीतर होता है, लेकिन ये मर्तोपजीवी जीवों का ऐसा समूह है जो मरे गले सड़े पदार्थों से
मरे गले सड़े पदार्थों से भोजन लेते हैं, लेकिन लेते कैसे? एंजाइम से इन्हें बाहरी, शरीर के बाहरी पहले अपघटित कर लेते हैं। एंजाइम की क्रिया इनके शरीर से बाहरी हो जाती है और ये अपघटित होकर जब सरल इकाई में बदल जाते हैं तब वो इन्हें शरीर के अंदर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल डिफरेंस है इसमें और इसमें। ये शरीर के भीतर पहले लेते हैं, फिर एंजाइम की सहायता से कार्य करते हैं। मर्तोप इनका भोजन सड़ा गला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, सर्वहारी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इनमें दो बातें हैं, एक तो इनका भोजन क्या है? सड़े गले मृत पदार्थ है। दूसरा, एंजाइम का एक्शन क्या होगा? शरीर से बाहर होगा। ये पहले उसे अपघटित कर लेंगे, सरल इकाइयों में तोड़ लेंगे, तब जाकर उसके शरीर के भीतर ग्रहण करेंगे। इसके उदाहरण कौन है? इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं भाई कवक, बहुत सारे कवक, यीस्ट है ना, फफूंदी, कवक को फफूंदी भी कहते हैं, ये इसके उदाहरण है। समझ में आया? मर्तोपजीवी। एक होते हैं मुर्दाखोर, है ना, स्कैवेंजर। आप कहेंगे जैसे जो एक लगड़भग्गा है, गिद्ध है, वो क्या करते हैं? जो मरे हुए जानवर हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो क्या वो मर्तोपजीवी हैं? नहीं, वो जंतु संभोजी हैं। और जंतु संभोजी में मुर्दाखोर है। क्यों? क्योंकि वो भोजन को पहले शरीर के भीतर ले रहे हैं। भले ही वो मुर्दा के रूप में उनका भोजन है, लेकिन एंजाइम का रिएक्शन कहां हो रहा है? शरीर के भीतर। तो मुर्दाखोर और मर्तोपजीवी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मुर्दाखोर जैसे गिद्ध वगैरह, स्कैवेंजर जिन्हें कहते हैं, प्रकृति के सफाई भी कहते, सफाई कर्मी भी इन्हें कहते हैं, जैसे गिद्ध है ना, गीदड़, लगड़भग्गा, ये सब जो है क्या है? मुर्दाखोर है। और ये मुर्दाखोर वास्तव में जंतु संभोजी श्रेणी के हैं। इज दैट क्लियर? मर्तोपजीवी से इन्हें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब एक तीसरे प्रकार की श्रेणी भी है जिन्हें हम पैरासाइट्स या परजीवी कहते हैं। परजीवी क्या है भाई? ये उन जंतुओं को मारते नहीं है जिनसे भोजन लेते हैं, उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन भी कैसे, किस रूप में? यानी जब वो मेहनत कर चुके होंगे, भोजन का पाचन कर चुके होंगे, भोजन को या तो पचे हुए भोजन के रूप में लेते हैं, या आंशिक पचे हुए भोजन के रूप में लेते हैं, या रुधिर के रूप में उनके शरीर से भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ये वो जंतु हैं जो दूसरे जीवित जीवों के शरीर से भोजन लेते हैं और उन्हें क्या करते? मारते नहीं है। यहां पर देखो जंतु संभोजी में क्या है? मान लें शेर है, शेर ने एक हिरन को पकड़ा, तो क्या किया शेर ने? पहले हिरन को मारेगा तभी तो खाएगा वो, तो जंतु संभोजी हो गया। लेकिन ये क्या है कि भैया दूसरे जीव के शरीर से भोजन ले भी लेंगे और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे जीव जो है पैरासाइट्स कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ये भाई परजीवी जो है, परजीवी को जरा थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। जो परजीवी जीव है वो जंतु भी हो सकते हैं और पौधे भी हो सकते हैं। परजीवी जंतु भी हो सकते हैं और पौधे भी हो सकते हैं। तो जंतु के केस में हम वे जंतु जो दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन लेते हैं, और पौधों के केस में पौधों शब्द यहां पर लगा देंगे। अब जंतु के केस में अगर हम देखें तो ये जो परजीवी हैं ये पुनः दो श्रेणियों में विभाजित कर दिए गए हैं। एक बाह्य परजीवी, और दूसरे हैं अंतः परजीवी, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट्स। They are the two categories of parasite, ectoparasitic and endoparasitic. बाह्य परजीवी क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है,
ये वो परजीवी हैं, ये वो जंतु हैं जो जीव के शरीर से बाहर रहेंगे और बाहर रहकर अपना भोजन लेंगे। जरा सोचिए, क्या आपका भी ऐसा कोई परजीवी है जो आपके शरीर के बाहर रहता हो और बाहर से भोजन लेता हो? तो आपके मन में एकदम कुछ, जी आप कहेंगे सर मच्छर ऐसा करता है, खटमल भी यही कार्य करता है, जूं भी शरीर से बाहर रहती है, कुछ जंतु पिस्सू भी शरीर से बाहर रहते हैं, और जो शरीर के बाहर चिपककर ब्लड को सक करती है। These all are the example of ectoparasaite। ये सभी एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। अब एंडोपैरासाइट क्या होंगे? अंतःपरजीवी। कहाँ रहेंगे? शरीर के भीतर। ये शरीर के भीतर रहते हैं और वहीं से अपना भोजन लेते हैं। ऐसा कौन है? ऐसे अंतःपरजीवी की यदि ये बात करें तो एक आ जाएगा गोल कृमि, एस्केरिस। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के पेट में से लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं, शरीर के भीतर रहते हैं, वहीं से भोजन लेते हैं, है ना। गोल कर्मी, हुकवर्म, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे वर्म होते हैं। तीसरा फीताकर्मी, टेप वर्म जिसे हम कहते हैं, ये शरीर के भीतर है। प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी भी जिसे कहते हैं, ये एंडोपैरासिटिक है बच्चों, अंतःपरजीवी है। ये शरीर के भीतर रहते हैं और शरीर के भीतर से ही शरीर के भीतर विभिन्न भागों में रहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जो है ब्लड में और लीवर में रहता है, गोलकृमि, हुकवर्म, ये हमारी फीताकर्मी, ये आहारनाल के परजीवी हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे शरीर से भोजन लेते हैं और उन्हें हम कहते हैं परजीवी। अब पेड़ पौधों में देखें परजीवी, पौधों की जब हम श्रेणी देखते हैं तो यहाँ पर एक और विभाजन दिखाई देता है। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो पूर्ण परजीवी हैं, कंप्लीट पैरासाइट, पूर्ण परजीवी, और एक ऐसे हैं जो फैकल्टेटिव पैरासाइट है, अपूर्ण परजीवी हैं, यानी पूरी तरह से परजीवन नहीं है, कुछ हिस्सा अपूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी क्या होते हैं? यानी पूर्ण परजीवी वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं और वहीं से भोजन लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण पूर्ण परजीवी का अमरबेल, कस्केटा। अमरबेल बच्चों पूर्ण परजीवी है। क्या करती है अमरबेल? रेफलेशिया, दूसरा उदाहरण है रेफलेशिया। अमरबेल एक ऐसा पौधा है, आकाश बेल भी इसे कहते हैं, कस्कटा कहते हैं इसे, जिसमें पत्तियां नहीं होती, तना होता है, और ये किसी भी पेड़ के चारों तरफ लिपट जाती है। वहां से अपनी एक विशेष संरचना, जितने भी परजीवी होते हैं अपनी एक विशेष संरचना जो है, जो इनका होस्ट प्लांट है, जो मेजबान पौधा है जिस पर ये परजीवी हैं, उसके शरीर के भीतर वो संरचना को एंटर करा देते हैं। इस संरचना को कहते हैं होस्टोरिया। और ये संरचना उनके संवहन मंडल तक पहुंच जाती है और संवहन मंडल पर पहुंचकर वहीं से भोजन लेते, क्योंकि संवहन मंडल यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं पौधों के संवहन मंडल। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, और वहां पर पहुंच के इन्होंने बना ली इन पूर्ण परजीवी पौधों ने, अमरबेल के होस्टोरिया ने। ये अमरबेल है और मान लिया ये कोई प्लांट है जिसकी चारों पे लिपटी हुई है, तो यहाँ पे होस्टोरिया भेज देगी ये, और उसका संवहन मंडल है, यहाँ से ये भी अपने ये जो पोषक तत्व इस पौधे को जा रहे हैं वहां से ये भी ग्रहण कर लेगी। ये स्तंभ के ऊपर, स्टेम के ऊपर रहती है। स्टेम बोले तो तना, तने के ऊपर ये अमरबेल है,
और ये पूर्ण परजीवी है। दूसरी है रफलेशिया। रफलेशिया भी एक परजीवी पौधा है जो वास्तव में इंडोनेशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है। रफलेशिया से आपको याद आ रहा होगा कि शायद आपने, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है, तो सबसे बड़ा पुष्प जो है, एकल पुष्प, अकेला जो सिंगल इंडिविजुअल पुष्प जो है वो रफलेशिया का होता है। कितना बड़ा होता है ये 1 मीटर तक इसका व्यास होता है, 3 फीट तक, और वजन लगभग 10 किलोग्राम तक हो जाता है रफलेशिया में। और मजे की बात ये है, ये रफलेशिया जो पौधा है टेट्रास्टिग्मा, यानी अंगूर प्रजाति के पौधे होते हैं टेट्रास्टिग्मा, उनकी जड़ों पे और टहनियों पर ये परजीवी है। और ये सारा का सारा उसके अंदर है, उस बेल के अंदर है सब। न पत्ती है इसमें, न होस्टोरिया है अंदर, और वहीं से भोजन ले रहे हैं। और 3-4 सालों में क्या होता है कि इसकी कली नुमा संरचना जो है बाहर निकलती है उस प्लांट से जिसपे परजीवी है, और भाई बाहर निकल के धीरे 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 खुलती है, कई साल ले लेती है, और बन जाता है रफलेशिया का फ्लावर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एकल पुष्प है, सबसे भारी भी एकल पुष्प है। उस फ्लावर में से सुगंध भी लाश जैसी आती है, जिसे कॉर्प्स प्लांट भी कहते हैं। तो रफलेशिया जो है मुख्यतः रूट, मेनली रूट पर पैरासिटिक होता है, तो ये भी पूर्ण परजीवी है। अब आते हैं अपूर्ण परजीवी, यानी अपूर्ण परजीवी वे परजीवी पौधे हैं, वे पैरासिटिक है जो पूरी तरह से तो निर्भर नहीं है, इनमें बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण नहीं है, यहां कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं है। लेकिन ये अपूर्ण परजीवी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए जल और खनिज लवण वो उस पौधे से चुरा लेते हैं या उस पौधे से ग्रहण करते हैं जिसके ऊपर वो परजीवी होते हैं, जैसे विस्कस और चंदन। इसके उदाहरण एक विस्कस है और दूसरा उदाहरण है इसका चंदन। विस्कस तने पे रहता है, चंदन जड़ में रहता है, और वहीं से भोजन पदार्थ को ले लेता है। चलिए, परजीवी के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। परजीवी वे जीव हैं। अब तीसरी श्रेणी आती है सहजीवी की, सिम्बायोसिस। क्या है भाई ये सिम्बायोसिस जंतु? भाई ये इस प्रकार के जंतु हैं सिम्बायोसिस कि ये जंतु आपस में, दो जंतु आपस में आएंगे, या दो प्राणी, जीव कहेंगे हम इसे, जंतु तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये पौधों में भी होते हैं और जंतुओं में भी होते हैं। दो जीव आपस में आएंगे और दोनों साझे का जीवन व्यतीत करेंगे, और साझे का जीवन इस तरह से व्यतीत करेंगे कि दोनों को आवास और भोजन एक दूसरे के सहयोग से उपलब्ध हो जाता है। दोनों चीजें, आवास और भोजन एक दूसरे के सहयोग से उपलब्ध हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा लाइकेन में। लाइकेन वास्तव में शैवाल और कवक, दो पादपों की श्रेणियां हैं अलग अलग, उनका सहजीवन है। शैवाल जिसके पास हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन इसके पास रूट सिस्टम नहीं है, यानी वो सिस्टम नहीं है कि भूमि से जल और खनिज लवण ले सके, इसलिए अकेला प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। कवक वो पौधे हैं, वो पादप समूह है जिनके पास मूल जो है तंत्र होता है, हाइपी होते हैं, माइसीलियम्स होते हैं। ये भूमि से जल और खनिज लवण ले सकते हैं, लेकिन इनके पास हरित लवक नहीं होता, पर्णहरित नहीं है इनके पास, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन जब दोनों मिलते हैं
कि भाई इस तरह से मिलते हैं। ऊपरी हिस्सा तो बना लिया किसने, शैवाल ने, और निचला हिस्सा किसने बना लिया, कवक ने। दोनों आपस में इकट्ठे रहते हैं और ये भूमि से जल और खनिज लवण अवशोषित कर रहे हैं, देकर दे रहे शैवाल को। शैवाल सूर्य के प्रकाश में कर लेता है फोटोसिंथेसिस, बनाता है भोजन, खुद भी खाता है और इन कवकों को भी देता है। दोनों जिंदा रहते हैं और लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये सहजीविता का एक अच्छा उदाहरण है लाइके। दूसरा सहजीविता का उदाहरण मिलेगा माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है भाई, माइकोराइजा भी कवक तो है ही है और एक बड़े पौधे हैं, जैसे चीड़ और कवक। चीड़ और कवक, चीड़ में पत्तियां हैं, पर्णहरित है, जड़े भी, तना भी है, जड़ भी है, लेकिन जड़ में ना मूलरोम का भाव है जो जल को वास्तव में अवशोषित करते हैं। तो वहां पर उगाते हैं कवक, और ये कवक मूलरोमों की तरह ही भूमि से जल और खनिज लवण लेकर किसे देते हैं, चीड़ के प्लांट्स को दे देते हैं। उसके वेस्कुलर बंडल, उसके संवहन बंडल के साथ जुड़े रहते हैं और उसे सप्लाई कर देते हैं। वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है और बदले में भोजन इन्हें भी देता है। इस प्रकार से ये भी जीवित रहते हैं। तो हमने देखा इस प्रकार से कि भाई जीव जो है इस प्रकार से विषमपोषी जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार तेजी के साथ इसका रिवीजन करेंगे। पोषण होता है वह जैव प्रक्रम है जो जीवों की ऊर्जा आपूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों को ऊर्जा उत्पादन इकाई में बदलने वाला प्रक्रम है। भोजन के स्वरूप के आधार पर ये पोषण का प्रक्रम दो प्रकार का हो सकता है, एक स्वपोषी, एक विषमपोषी। स्वपोषी वो है जो सरल कार्बनिक पदार्थों से, सरल कार्बनिक आइयों से भोजन लेते हैं। सरल कार्बनिक तो कहते हैं, सरल कार्बन के रूप में इनका भोजन होता है। ये प्राय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस कारण से स्वपोषी है, सभी हरे पेड़ पौधे हैं। लेकिन एक श्रेणी वो है जो भोज्य पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेती है और जटिल कार्बनिक पदार्थों को फिर एंजाइम की सहायता से ये ऊर्जा उत्पादन इकाई में बदलते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों से। अब जटिल कार्बनिक पदार्थों से इन्हें भोजन बाहर से ही ग्रहण करना है, तो इनकी भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है, इस आधार पर ये अलग अलग प्रकार के हैं। इसकी अलग अलग श्रेणियां। एक जंतु संभोजी है। जंतु संभोजी वो जीव है जो ठोस या तरल के रूप में बाहरी वातावरण से भोजन को अंतःग्रहण करते हैं और एंजाइम की क्रिया उनके शरीर के भीतर होती है और वो सरल ऊर्जा उत्पादन इकाइयों में तोड़ लेते हैं। दूसरी मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी वे जीव है जो सड़े गले मरे पदार्थों से भोजन लेते हैं, लेकिन एंजाइम उनके शरीर से बाहरी क्रिया करके उन्हें अपघटित कर लेते हैं, सरल इकाइयों में तोड़ लेते हैं, तब उसका ग्रहण करते हैं। ये मर्तोपजीवी कहलाते हैं। जहां जंतु संभोजी में सभी हमने अधिकांश जंतु आते हैं और मर्तोपजीवी में कवक, यीस्ट, फफूंद जैसे प्राणी आते हैं। तीसरी श्रेणी हमने बताई परजीवी की। परजीवी वे हैं जो दूसरे जीवित जीवों के शरीर से भोजन लेते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं। ठीक है, ये कुछ शरीर के ऊपर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ शरीर के भीतर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। जो शरीर के ऊपर भोजन रह के ग्रहण करते हैं उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं, जैसे मच्छर, खटमल, जूं, पिस्सू, जोक। इस शरीर के बाहर रहते हैं, ब्लड की सकिंग करते हैं, अपना भोजन कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। दूसरे वो हैं जो शरीर के भीतर रह रहे हैं और वहीं से भोजन ले रहे हैं, जैसे फीताकर्मी है, गोलकर्मी है, हुकवर्म है, प्लाज्मोडियम है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, यानी बहुत सी अंत परजीवियों की प्राणी है। इसमें प्रोटोजोआ भी आएंगे, जीवाणु भी आएंगे, विषाणु भी आ जाते हैं, तो ये सब अंत परजीवी हैं। पेड़ पौधों में भी परजीवियों की श्रेणियां हमें देखने मिलती है। ये दो तरह के होते हैं, एक पूर्ण परजीवी, एक अपूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी तो अपना पूरा भोजन ही पेड़ पौधों से ले रहे हैं, जैसे अमरबेल है, रफलेशिया है। अपूर्ण परजीवी कुछ हिस्सा ले रहे हैं लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। इसके अलावा एक सहभोजिता भी देखने को मिलती है। सहभोजिता का हालांकि
सहभोजिता में ये रहता है कि दो जीव, दो प्राणी जो है आपस में मिलकर रहते हैं, उसमें एक को फायदा होता है, एक को फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब सहजीवी, अब आते हैं सहभोजिता अलग है, सहजीवी अलग है। मैं सहजीवी की बात, सहजीवी में दोनों को लाभ हो रहा है। सहजीवी के उदाहरण मैंने बताए, आवास और भोजन दोनों को मिल रहा है। उदाहरण मैंने बताया लाइकेन और माइकोराइजा। सहभोजिता का देखिए उदाहरण देखिए, हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन। हर्मिट क्रैब जो है एक प्रकार का मोलस्क होता है और सी एनीमोन उसके ऊपर चिपक जाती है। अब हर्मिट क्रैब चलता है, वहां सी एनीमोन जाती है, समुद्र में होते हैं दोनों के दोनों, तो सी एनीमोन उसे गति करा रहा है, गति कराने से सी एनीमोन को बैठे बैठे अलग अलग भोजन के स्रोत मिल रहे हैं, और उसे बदले में क्या मिला, सी एनीमोन के पास है। सी एनीमोन जो है, अब हर्मिट क्रैब को तो कोई फायदा नहीं हो रहा उसे। ठीक है, तो ये सहभोजिता का उदाहरण है। इज दैट क्लियर? तो मैं समझता हूं आपको आज विभिन्न प्रकार की पोषण विधियां समझ में आई होगी, और आप से एक निवेदन जो मैं करता हूं हर बार, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम जंतुओं में पोषण की विधि, जंतु संभोजी जो है, इसका डिटेल हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।